अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ रूम। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं और वफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम फौरी ECL से निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि एक कमेटी कायम कर दी गई है जो ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी। ताहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई तहरीरी फैसला नहीं मिला जिस पर JIT की सिफारिश पर 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए, उस पर अभी भी मुशावरत होगी और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। आज ये कहा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वफाकी काबीना ने 20 अफराद के नाम फौरी ECL से निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। हुक्म जारी किया गया था अदालत की जानिब से जिस पर यह कहा गया है कि अभी तक तहरीरी जो सिफारिश है वो नहीं मिली है और तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला है। जिसके अलावा जो अगर तहरीरी फैसला मिला जाएगा तो उस पर भी एक कमेटी कायम कर दी गई है। और फवाद चौधरी ने कहा कि जो कमेटी कायम की गई है वो ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी कि किसके नाम निकालने हैं और किसके नाम ECL में रखने हैं। तो जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका क्या कहना था, देखते हैं। कि जो बहुत हुकूमत से वाबस्ता शख्सियात हैं उनका नाम है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी साहब की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तालपुर, वो मरकज़ी किरदार हैं उस स्कैंडल का जिसके ज़रिए अरबहा रुपया सिंध के लोगों का जो सिंध में खर्च होना चाहिए था वो दुबई और लंदन में पहुंचा। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब होंगे, शहरयार आफरीदी होंगे, शहजाद अकबर साहब होंगे और इसके सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जो तमाम 172 नाम हैं इनके मामले को रिव्यू करेगी, देखेगी, रोल देखेगी कि किसके क्या हैं और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। तो टिक्का खानसानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे मजीद बात करते हैं। तो टिक्का खानसानी बताई गई, तो ये कहा गया है कि जो 20 नाम है उस पर यकीनन मुशावरत होगी, कमेटी कायम की गई है और कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, इस हवाले से क्या खबर है? के फैसले के बाद पहले मरहले में जो 20 नाम हैं वजारत दाखिला ने वो भेजे थे काबीना के लिए ताकि काबीना फौरी तौर पर इसकी मंजूरी दे। जो ECL में नाम डाले गए थे उसमें से 172 में से 20 ऐसे अफराद थे जिनके लिए वजारत दाखिला ने सिफारिश की थी और बाकायदा ये चूँकि सियासी मामला नहीं, काबीना के आज के एजेंडे में सबसे बड़ा आइटम यही थी। 172 नामों का जायज़ा लिया जाना था, इसके साथ साथ 20 नामों का जायज़ा लिया जाना था जिसकी सिफारिश की गई थी। तो काबीना इसी नतीजे पे पहुंची चुकी, ये सियासी मामला नहीं, JIT का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला भी मौसूल नहीं हुआ। 2 फैसले किए गए, एक तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद इस मामले को दोबारा अगर आइंदा इजलास तक आ जाता है तो तब तक इंतज़ार किया जाएगा, अदरवाइज जब भी फैसला आएगा उसके बाद बाकायदा इसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद इसको रिव्यू में भी जाया जाएगा, ना सिर्फ फौरी तौर पर काबीना अरकान के इनके नाम निकालने की मंजूरी देगी बल्कि अपील में जाएगी, नज़रसानी की अपील दायर करेगी। उसके बाद जो रिव्यू फैसला होगा उसके बाद काबीना जो है हतमी नतीजे पे पहुंचेगी। तो आप यूँ समझे कि काबीना ने फिर मौखर कर दिया है जो ECL से नाम निकालने का मामला, चूँकि यकीनन ये कानूनी पेचीदगी है। इसमें इस हवाले से 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें 3 वज़रा भी शामिल थे। एक तो फ़रोग नसीम जो कानूनी पहलुओं को देखेंगे, इसके अलावा वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और मशीर वज़ीर आज़म के मशीर जो हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से शहजाद अकबर, उनके नाम है। और सेक्रेटरी दाखिला को
अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इन तमाम अमूर को देखे। इसके साथ साथ चूँकि आज का काबीना का इजलास जो था, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बिजली का बिल ज़्यादा आया उस हवाले से भी उसको भी देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तशवीश का इजहार किया कि अगरचे ये बिल यूनिट हैं आधे कम हो गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बिल फिर भी क्यों है, इसकी भी इंक्वायरी और ओवरसीज़ के हवाले से बड़ा अहम आज की काबीना के इजलास पे फैसला किया गया है कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान में जो डुअल नेशनलिटी है उनको मुलाजमत जो सरकारी सतह पर दी जाएगी, किन किन पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी होगी, उनकी क्या मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं नहीं बन सकते, इस हवाले से कानून साजी करने का फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला से 48 घंटे में ये रिपोर्ट मांगी है। और दीगर कई ऐसे महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो महंगाई का ये फैसला, ये ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को कि जो गरीब तबका है उनके लिए महंगाई की शरह कम की गई है और जो ज़रा सा अपर क्लास है उससे हाई क्लास है उनके लिए महंगाई की शरह बढ़ी है। तो यूं जो निचली गुर्बत से नीचे जो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया है कि यानी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए हैं। टिका खान सानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जुल्फ़िकार रहा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज़किया, और उनसे भी सवाल से बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार रहा साहब, अब अभी तो ये कहा गया है कि जो 20 अफराद के नाम हैं ECL से नहीं निकाले जाएंगे और जो तहरीरी फैसला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो वजारत को मौसूल नहीं हुआ। तो मुराद अली शाह का नाम भी अभी नहीं निकाला गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी नाम नहीं निकाला गया। बहरहाल ये जरूर कहा गया है कि जब फैसला मिलेगा तो उस पर अमल दरामद यकीनी तौर पर होगा। आप क्या कहते हैं अभी इस वक्त? जी जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब से भी मजीद बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी कायम कर दी गई है, जिस हवाले से टिका खान सानी भी हमें बता रहे थे कि फ़रोग नसीम उसमें शामिल है, शहरियार आफरीदी साहब उसमें शामिल है, शहजाद अकबर का उसमें नाम है और मजीद लोग भी होंगे। तो साथ साथ ये फैसले जो किए जा रहे हैं इस वक्त टिका खान सानी, ये भी कहा गया है कि जो तहरीरी फैसला है वो अब तक मौसूल नहीं हुआ है और जब मिल जाएगा तो यकीनी तौर पर उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। ऐलान कर दिया इस बात का? जी बिल्कुल, चूँकि इनकार तो नहीं किया वफाकी काबीना ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को मुकद्दम समझा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की पर अमल दरामद भी किया जाता है, लेकिन ये चूँकि ज़बानी हुक्म था उसका बाकायदा जायज़ा लिया जाना था। वफाकी काबीना ने बाकायदा इसको रिव्यू करना था। उसके बाद फिर JIT का मामला है, इसमें अरबों रुपए की पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात नहीं हैं बल्कि तहकीकात में उनके नाम डाले गए हैं। तहकीकात में शवाहिद मौजूद हैं JIT के पास, पूरी JIT को भी तलब किया गया, शवाहिद मौजूद हैं इसलिए उनके नाम डाले गए हैं। हमारे साथ रहेगा टिका खान सानी। जुल्फ़िकार रहा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार रहा साहब, अब आपने भी देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जो 20 नाम है वो ECL से निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसके बाद यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखा जाएगा। आप इस वक्त क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, ये गवर्नमेंट का एक तरह से राइट है कि किसका नाम ECL के अंदर डाला जाए या किसका नाम ना डाला जाए, लेकिन साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने स्टेट वे अगर ये कहें कि इसको रिजेक्ट कर दिया तो मेरा ख्याल है रिजेक्ट नहीं किया। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम गेन किया है सारे मामले में और वो इसको दोबारा से रिव्यू करना चाह रहे हैं। और जहां तक फवाद चौधरी का ये कहना है कि इसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये तमाम जो नाम है, जो ट्रेल सामने आई है, जो सारा नेक्सस सामने आ रहा है, जो माफिया सामने आ रहा है, तो उसमें ये अरबों रुपए की लूटमार तो बिल्कुल वाज़े है, सामने है। लेकिन मुझे हैरानगी ये हो रही है कि एक तरफ डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे शख्स को रोजाना की बुनियाद पे आस्कड़ियों के अंदर जकड़ के वहां पे घंटों खड़ा रखा जाता है और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए जो लूटने वाले हैं जिन पे JIT ये साबित कर रही है चीजें, वो दंदनाते फिर रहे हैं और उसमें ना किसी की हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। अभी वो ये कहते फिर रहे हैं कि हमें क्लीन चिट मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो नहीं एक पाकिस्तान वाला जो नारा है, मुझे तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ रहेगा जुल्फ़िकार साहब। मुशीर इत्तलात कानून और एंटी करप्शन सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अदालत उज़्मा ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म 30 दिसंबर को दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इतने दिन गुजरने के बावजूद बड़ा अफसोस है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से नहीं निकाला गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले दिखाते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। देखिए, मुझे बड़ी हैरत हुई है आज कि 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिंध हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह,
और बाद में गुज़श्ता जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी इसी तरह की डायरेक्शंस आई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने दिन गुजर जाने के बाद और 2 काबीना की मीटिंग्स होने के बावजूद अभी तक ना चीफ मिनिस्टर सिंध का ना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ECL से निकाला गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसले के बाद भी ये वफाकी काबीना क्यों कासिर है उन फैसलों की अमल दरामद करने में, ऐसी क्या वजूहात हैं। मुझे लगता है PTI की हुकूमत की जो बदनीयती है वो साफ ज़ाहिर है और वो समझती है कि किसी तरीके से भी कानून को फॉलो ना किया जाए, कानून की पासदारी ना किया जाए। क्या ये है वो रूल ऑफ लॉ जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बात करती थी पाकिस्तान की आवाम से? तो टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्फ़िकार रहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खान सानी, क्विकली ये बताइएगा कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब भी शिकवा कर रहे हैं कि 30 दिसंबर को ये बात हुई थी और अब तक इतने दिन गुजर गए हैं, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है अमूमन ये इस तरह के नोटिफिकेशन पहुँचने में? जी, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तो फौरी तौर पर अमल दरामद करना यकीनी होता है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि तहरीरी हुक्म नहीं, दूसरी तरफ ये हुकूमत ने नहीं डाले बल्कि ये JIT की सिफारिश पर डाले गए हैं। हुकूमत तनहा ये फैसला नहीं कर सकती चूँकि इल्ज़ामात मौजूद हैं, शाहिद मौजूद हैं और JIT सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ही बनाई गई थी। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसने ऐलान किया है कि वो आसिफ अली जरदारी का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद ज़रूर है, लेकिन वो फैसले के मुज़म्मरात देखना चाहते हैं कि फैसले में लिखा क्या है। उसके बाद JIT को मुतमईन करना है। JIT को चूँकि इतने ज़्यादा शवाहिद मिलने के बाद हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हुकूमत एक तहरीरी फैसला चाहती है। तहरीरी आज की काबीना के इजलास में भी ये कहा गया कि ये सरीहन ये कानूनी मामला है, ये कोई सियासी इंतकाम किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान हुआ। इसके अलावा वहाँ खैबर जो सिंध की जो सरकारी ज़मीन है उसको कौड़ियों के भाव बेचा गया। इसके साथ साथ जो वहाँ के जो तो बैंक हैं वहाँ पे कर्जा सरकार के नाम। जो JIT है उसमें तहकीकात हुई है, उसमें नाम इन लोगों के मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, तो जब एक तरफ ये मामला हो कि JIT ये कह रही हो कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनके नाम ECL से निकाल दिए जाए, और फिर ये मामला भी होता है कि मुल्क से बाहर जाने वाले मामला इंक्वायरीज में पेश नहीं होते, पूछगछ के लिए बुलाया जाए, तहकीकात में मुआवनत नहीं होती, तो फिर किस तरीके से एहतसाब का अमल कंटिन्यू रखा जाए? जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यहाँ पे इंसाफ के भी बाज़ का हमें दोहरे मयार नजर आते हैं, बाज़ का हमें सियासतदान भी डबल स्टैंडर्ड बात करते हुए नजर आते हैं। और कभी कभी हम जब एहतसाब को गौर से देखते हैं तो फिर ये समझ आती है कि गरीबों के लिए इंसाफ और है, मयार और है, और अमीर लोगों के लिए और है। ठीक ठीक। यहाँ पे जिस तरह से मुल्क को बेदर्दी के साथ लूटा गया, यहाँ पे JIT के अंदर कितने इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, जिसमें MI का सीनियर ऑफिसर है, ISI का ऑफिसर है, FIA का ऑफिसर है, जिसमें आप मुझे बताएं कि वो कितने क्रेडिबल और कितने सीनियर ऑफिसर हैं मुख्तलिफ अदारों के, और उन्होंने किस तरह से वो पूरा एक ट्रेल पूरी डेवलप की है और उसके बाद ये साबित किया है कि पैसा कहाँ से जनरेट हुआ, पैसा स्कैम कहाँ पे हुआ, नेक्सस कहाँ बना, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती रही, और उसमें एविडेंस इस तरह की है जो नाकाबिले तरदीद सबूत है, जिसमें लोगों ने इतराफ किया है, लोग वादा माफ गवाह बने हैं, जिसमें उन्होंने बैरून मुल्क जाके इसकी एविडेंस दी है। तो ये सारी चीजों के बाद यकीनी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जुल्फ़िकार साहब जिसकी बिना पर उनके नाम शामिल किए गए, और जब ये नामिल हुए तो इसी वजह से हुकूमत ने इन लोगों के नाम ECL में भी डाले हैं, जिसके ऊपर अब यकीनी तौर पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज कहा गया है कि जिन जिन के नाम निकालने की सिफारिश की गई है, जब तहरीरी फैसला आएगा तो वो नाम निकाल दिए जाएंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हुकूमत भी मुकद्दम समझती है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं। PTI की हुकूमत आई तो मुल्क शदीद तरीन माली बहरान का शिकार था। मुल्क की मईशत की कश्ती माली मुश्किलात के भंवर में हिचकोले खा रही थी, मगर वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने मसाइल की आंखों में आंखें डालकर उनका मर्दाना वार मुकाबला किया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से माली पैकेजेस मिले। चीन से मिलने वाली माली पैकेज की तफसीलात खुफिया रखी गई हैं, और वजीर आजम ने मलेशिया का दौरा किया, तुर्की का दौरा किया। दोनों ही दौरे इंतहाई कामयाब रहे। अब अदायगियों का बहरान खत्म हो चुका है और गैर मुल्की सरमायाकार सरमायाकारी करने को बेताब हैं।
गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज जल्द ही मुल्क में सरमायाकारी करेंगी। मलेशिया से भी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो अपने दौरे में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। तो ये जो बात इमरान खान साहब की जानिब से कही जा रही थी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, हम जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसे वतन वापस लेकर आएंगे, जो इन्वेस्टर्स है खास तौर पे उनको फोकस करेंगे और उसके बाद उन्हें वतन वापस लाया जाएगा और जो सरमायाकारी है उसको की जाएगी। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का इस मामले पर। सऊदी अरब है, मलेशिया है, तुर्की है। उसके अलावा हालिया तौर पर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान है। कोई पैकेज नहीं होगा, ये इमदाद नहीं होगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट होगी। बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। जो हालिया तौर पर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने तुर्की का दौरा किया, उसमें भी यही बात मद्देनजर रखी गई कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको खास तौर पर टारगेट किया गया। जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की बात की गई है। जो मलेशिया में जब इमरान खान साहब गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो इकॉनमी है उसको एस्टैब्लिश किया। चाइना में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया तो उसमें ये बातचीत सामने नजर आई कि किस तरीके से उन्होंने अपनी करप्शन को खात्मा किया और अपनी इकॉनमी को स्टैब्लिश किया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो माहौल है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ऑलरेडी हमें बैगेज मिला, पीटीआई की जब हुकूमत आई तो उसकी वजह से जो उन्हें बैगेज मिला था, इकॉनमी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, मुल्क की मईशत जो है वो इचकोले ले रही थी और कर्ज़ों का जो बोझ था वो बहुत ज़्यादा था। तो उसको अब मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान में हालात की बेहतरी है, जो इकॉनमी इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाया जाए। अब कुछ बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली रेफरेंस वापस ले लिया है। खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त से दस्तबरदार हो गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया है। आसिफ अली जरदारी पर अमेरिका का अपार्टमेंट गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम लगाया गया था। मजीद क्या मामला है देखते हैं। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त की समाअत हुई। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बहुत से मुसद्दिका शवाहिद मिले हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। रुकने इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया तो क्या आप पिटिशन वापस लेना चाहते हैं? खुर्रम शेर जमान ने जवाब दिया, जी मैं अपनी पिटिशन वापस लेना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पिटिशन वापस लेने के लिए तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने कहा कि ये पनामा के बाद सबसे बड़ा केस है। आसिफ जरदारी ने असासे छुपाए, केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ये सारे शवाहिद हैं और ये सारे शवाहिद जो हैं, ये सारे शवाहिद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। खुर्रम शेर जमान ने दावा किया कि आसिफ जरदारी अब बच नहीं सकेंगे। ऐसे शवाहिद मिल गए हैं जो सिर्फ आला फोरम पर पेश करेंगे। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है। ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूं कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप। इस मामले को हमने बड़े फोरम के ऊपर लेके जाना है, जो बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। खुर्रम शेर जमान ने आसिफ जरदारी को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क में कायम अपार्टमेंट के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा असासों में इस अपार्टमेंट का जिक्र नहीं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। फौजिया चौधरी, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। तो इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया चौधरी, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त दायर की गई थी खुर्रम शेर जमान साहब उससे दस्तबरदार हो गए, हम ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से क्यों दस्तबरदार हुए, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, आज हमने देखा कि खुर्रम शेर जमान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने सुबह ही इलेक्शन कमीशन कराची में दरख्वास्त जमा करवाई थी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ और आज उस पर समात पहली समात थी। इस पहली समात में फ़ैसला होना था कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। अब आज जो खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और 4 रुकनी बेंच था, मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सुमरो की सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा था। तो खुर्रम शेर जमान ने कहा कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वो अपनी जो रेफरेंस उन्होंने दायर किया था आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उसको वापस लेना चाह रहे हैं। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि वो अपने हाथ से रिटर्न एप्लीकेशन लिख के जमा करवाएं। इस पर खुर्रम शेर जमान ने दरखास्त लिखी और उसमें थोड़ी सी गलती भी सामने आई, जिस पर कमीशन की जानिब से उन्हें दोबारा दरखास्त लिखने को कहा गया। उन्होंने दोबारा दरखास्त लिख कर जमा करवाई और फिर मीडिया के सामने आकर उन्होंने यही कहा कि उनके पास क्योंकि
शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं और वो चाहते हैं कि ये जो सारे ठोस सबूत हैं वो एक बड़े फ़ोन पर लेकर जाएं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ पर इस केस को, अगर ये केस वहाँ पर शुरू होता है तो उस केस का जल्द फैसला भी आ जाएगा। जी तो ये कहा गया है कि उनके पास बड़े सबूत मौजूद हैं, बड़े शवाहिद मौजूद हैं। इस हवाले से उन्होंने जब कोई बात की मीडिया से तो कुछ बताया फौजिया चौधरी के उनके पास क्या क्या सबूत हैं जो वो लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? अब क्या कुछ दस्तावेजात भी शेयर किए आप लोगों से? जी बिल्कुल, खुर्रम शेर जमान बड़े पुरतमाद नजर आ रहे थे और उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हमारे मामले पर बात करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इलेक्शन कमीशन से तो खुर्रम शेर जमान साहब दस्तबरदार हो गए, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे मामला। क्या वाकई इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो हैं वो आप सबके सामने आया है। JIT की रिपोर्ट जो कि अब नैब है और कुछ फर्दर प्रूफ्स भी आते जा रहे हैं इससे कि JIT ने भी कहा था कि दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो रादर देन कि हम एक वहां लेके जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, तो इसलिए फैसला ये हुआ है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। जो शवाहिद हैं, जो दस्तावेजात हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए फिरदौस शमीम नकवी साहब के क्या वाकई इतने ठोस शवाहिद हैं? उनके मामले में भी शेयर कीजिए। वो मैं आपसे कल या परसों शेयर कर लूंगा। आज मैं क्योंकि सारा दिन असेंबली में रहा हूँ और अभी मेरी CM साहब के साथ मीटिंग है कि हाउसिंग के सिलसिले में, तो इसलिए मैं वो शवाहिद के बारे में तो आपको कोई ठोस बात नहीं बता सकते, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से अभी तक देखी नहीं। ठीक, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके लिहाज से एक नहीं बहुत सारे सबूत। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कुछ अर्सा पहले ये बात हुई थी कि हम हुकूमत को चलने देना चाहते हैं, दूसरी जानिब वो ये भी बात कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ ठोस सवाल के साथ तो यकीनन आएगी और बहुत सारी चीजें सामने लेकर आएगी, लेकिन आप उन लोगों को भी टफ टाइम देने की खासी कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत चलने देना चाहते हैं। PTI does not believe in political victimization। हम जो है वो करप्शन के खिलाफ है और करप्शन को ये खात्मे के लिए हर कोशिश करेंगे इस मुल्क में और अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। हम बार बार इस बात की कह भी चुके हैं और सबूत भी दे चुके हैं कि अगर हमारी पार्टी से भी कोई इन्वॉल्व होता है तो हम उसके ऊपर भी वही स्टैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला स्टेटमेंट जरदारी साहब का इज मीनिंगलेस। वो अपने जो उन्होंने करप्शन की है मुबैना तौर पे उसकी दिफा करें और होपफुली जो इधर से होगा, इससे इस मुल्क के पाकिस्तान में करप्शन तो बहुत हुई है और ये टॉप से बॉटम तक है और हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू होनी चाहिए। इसीलिए हमने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को खास तौर पे समझते हैं कि इनके केसेस को उजागर किया जाए, इससे कि जब बड़ी मछलियां पकड़ ली जाती हैं तो छोटी मछलियां जो है करप्शन करना बंद कर देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एहतिसाब का अमल यकीनी के लिए होगा। फौजिया चौधरी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट करी थी। फौजिया चौधरी बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर जब खुर्रम शेर जमान साहब ने गुफ्तगू की तो क्या बताया कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या तफसील है, कुछ शेयर की मीडिया से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको बताया कि खुर्रम शेर जमान का ये कहना था कि उनके पास जो ठोस शवाहिद हैं उस पर उन्होंने काम कर लिया है और तस्दीक हो चुकी है और वो मुकम्मल तैयार हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अब जो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और कुछ आज या एक दो दिनों में वो सुप्रीम कोर्ट में ये आसिफ अली जरदारी का जो केस लेकर जा रहे हैं, उस हवाले से उनके पास जो शवाहिद हैं वो ठोस शवाहिद हैं। मीडिया ने उनसे सवालात किए, उनका ये कहना था कि कुछ उस हवाले से बताया जाए कि क्या वो शवाहिद हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अभी फिलहाल बात नहीं की। शायद वो कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी छोड़ना चाह रहे हैं चीज़ें, ताकि मीडिया जो है वो जान सके सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस की हियरिंग स्टार्ट हो तो मीडिया को साथ साथ पता चले। जितने वो पूरे तमाद थे खुर्रम शेर जमान, उससे तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेपर वर्क है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केस की समाअत इन्होंने शुरू की, इलेक्शन कमीशन से शुरू की, जहाँ से विदड्रॉ किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े, तो इससे यही लग रहा है कि वो काफ़ी पुरएतमाद हैं और जो शवाहिद हैं उनमें कुछ तो दम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया चौधरी, आपने हमें सारे मालूम किया। और जिस तरीके से खुर्रम शेर जमान साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने यही कहा कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इसीलिए वो बड़े बड़े सबूत लेकर बड़ी अदालत में जाना चाहते हैं ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसको हल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थी। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक
वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे चेयरमैन नैब की, जो कि कहते हैं कि नैब केस से वजीर आजम इमरान खान की कोई तौहीन नहीं हुई बल्कि उनकी तो इज्जत में इजाफा हुआ है कि एहतसाब सबके लिए है, उसका नारा इमरान खान ने ही लगाया और वो खुद भी अपने आप को इसके लिए पेश करते हैं। चेयरमैन नैब ने लाहौर नैब ऑफिस का दौरा किया और चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। वहाँ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नैब किसी NRO का हिस्सा किसी भी सूरत नहीं बनेगा और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब और नैब केसेस से वजीर आजम इमरान खान की कोई तौहीन नहीं हुई बल्कि तो उनकी इज्जत नफ्स में और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है कि उन्होंने खुद को पेश किया है कि हम मुझसे भी एहतसाब हो सकता है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर अब्बास, तफसील बताइएगा, चेयरमैन नैब ने मजीद क्या कहा? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज जब 2 रोजा दौरे पर नैब लाहौर पहुंचे, वहाँ उन्होंने फिरोजपुर सिटी के मुतासिरीन में जो चेक तकसीम की, तो इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने वादे किया कि चैनल की तमाम हेडलाइन में था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ केस नैब ने लगाया, बल्कि जो उसमें उनकी इज्जत मचलूद नहीं बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। जहाँ उनका कहना था कि चेयरमैन नैब ने इस मौके पर उनका कहना था कि जो अपोजिशन लीडर है अगर वो पेश हो सकते हैं तो अब कायदे से अवान जो है वो भी पेश हो सकते हैं। और नैब अफसरान से उन्होंने खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक हमारा काम हो रहा है, मुल्क से जितना भी पैसा पाए वो वापस आएंगे और जैसे जावेद इकबाल ने कहा कि किसी की इज्जत नफ्स को मजलूम नहीं किया जाएगा। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली उनके लिए मोहतरम है। जी ठीक है, तो तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली उनके लिए मोहतरम है और इमरान खान साहब की भी मिसाल उन्होंने दी कि उनकी भी कोई तौहीन नहीं हुई है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने मजीद क्या कहा, आप देखिए। अगर एक जुर्म सरजद हुआ है तो उसकी तफ्तीश से, उसकी इंक्वायरी से नैब को होगी कानून के मुताबिक, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए ये कहना कि जी नैब का रुझान फ़लाँ तरफ है या नैब का झुकाव फ़लाँ तरफ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम हैं और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर NRO किसी भी शक्ल में हो, किसी भी तरीके से हो, नैब उसका हिस्सा नहीं होगा। जो बातें की जा रही हैं कि शायद NRO के लिए रुजू किया जा रहा है, किसी को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जावेद इकबाल साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात बता दी है कि किसी भी सूरत किसी को भी NRO नहीं मिलेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी तकरीब से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अगर नैब में तहकीकात हो रही हैं तो उनकी तौहीन नहीं हो रही बल्कि इससे तो उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है कि वो खुद भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं और किसी को भी किसी भी सूरत में NRO नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं कि वो कैद में रहेंगे या फिर उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, रिलीफ मिल सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा की मअतली और सज़ा को कलअदम करार देने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म की दरखास्तों पर 21 जनवरी को समाअत करेगा। और तफसीलात हम जानेंगे इस्लामाबाद से फैसल साही की रिपोर्ट में। अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फरूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 7 साल कैद और जुर्माने की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की है। दूसरी जानिब नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। फैसल साही, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। तो सजा मुअत्तली की जो दरखास्त दायर की गई है साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उस पर 21 जनवरी को समाअत होगी। तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल साही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साही, बताइएगा, अब यकीनी तौर पर 21 जनवरी को समाअत का आगाज़ होगा, किस तरीके से अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 रोज कबल नवाज शरीफ की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी। ये कहा गया था कि जो उनकी मरकजी अपील है, जो उन्होंने सजा को चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इस पर गुज़िश्ता रोज जो है 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उन्होंने समाअत की थी। इसमें जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल ये बेंच था और 10 रोज के अंदर उनका समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा गया था। तो आज ही ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 21 जनवरी से अब समाअत का आगाज होगा। नवाज शरीफ की एक तो अपील है जो उन्होंने सजा के खिलाफ सजा को चैलेंज कर रखा है, अल अजीज जो 7 साल की सजा हुई है, उसके साथ साथ
जो जमानत की दरखास्त है उस पर भी 21 जनवरी को समाअत होगी। दोनों को यकजा कर दिया गया है। 21 जनवरी से समाअत का आगाज होगा। और इसके साथ साथ जैसे आपके इल्म में है कि नैब ने भी 2 अपीलें दायर कर रखी हैं। आज इन पर एक एतराज उठाया गया था, कुछ पैराग्राफ में जो है गलती थी, कुरेक्शन करवा के अब दोबारा एतराज को दूर कर दिया गया है। तो उस पर अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन नवाज शरीफ की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जमानत की दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। 21 जनवरी से अब नवाज शरीफ की अपील और दरखास्त पर जो है समाअत का आगाज होगा। ठीक है, तो अपील और दरखास्त पर समाअत का आगाज होगा 21 जनवरी से। फैसल साहब हमें साथ ही मौजूद हमारे रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून से भी बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अब क्या आपको लगता है कि अब यकीनी तौर पर 21 जनवरी को समाअत का आगाज हो जाएगा, दरखास्त पर भी अपील पर भी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक चीज अब क्लियर कर दें कि पहले ये हुआ था कि मेन अपील जो पहला केस था एवनफील्ड के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें मेन अपील समाअत नहीं हुई थी। और चूंकि 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सस्पेंशन का जमानत वाला इशू तो यहाँ है नहीं, कोई जमानत का इख्तियार ही नहीं है, इसके लिए अलहदा रिट दायर करके उन्होंने और उसमें जमानत की गुजारिश की। अब जमानत का प्रोसीजर ये बड़ा सीधा सा है, ये अदालत की स्वावदीद पे है। अदालत मेन अपील को अगर टेकअप कर लिया तो वो मेन अपील सुनेगी, वो जमानत को नहीं सुनेगी। मैं क्लैरिफाई कर दूं, जमानत का इशू या सस्पेंशन का इशू तब आना है कि अगर अपील को वो डिले करते हैं। अगर अदालत ने यह फैसला कर लिया है कि वो मेन अपील सुनेगी तो जमानत वाला इशू शायद एक तरफ रह जाएगा और मेन अपील की समाअत होगी। फर्ज करें कि उन्होंने अगर जमानत का वाला इशू पहले टेकअप कर लिया तो जमानत के इसमें केसेस में बहुत कम माइनर चांसेस है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आप आर्टिकल 126 देख लें कानूनी शहादत का, इसका बेस्ट पॉसिबल एविडेंस अगर आप छुपा लेते या पेश नहीं करते, अभी भी बड़ा जबरदस्त मौका था उनके बच्चों के पास कि हसन और हुसैन नवाज ये आगे सबूत दे रहे थे कि है नहीं ना उनके पास, मनी ट्रेल है नहीं, डाटा है नहीं, अल अजीजिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रूफ सारे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेमिक्स करके इसको डिले करना चाहते हैं ज्यादा। और आज भी देखिए ना, अब बुनियादी जब पहले मामले में एक छोटी सी एक बात क्या कही थी एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से ओनरशिप नहीं किया। अब सवाल बड़ा सीधा है, जब नोटिस डाले जाए इनको नोटिस जब डाले गए तो उन्होंने आगे अदालत के नैब के सामने बताना था कि ये वो सबूत है, ये वो जराया। जब वो आदमी पेश नहीं करता तो उसके लिए शेड्यूल में अलग सजा दी जाती है। एवनफील्ड में भी शेड्यूल में भी अलग सजा सुनाई गई थी और उसके अलावा जो दूसरी मेन सजा थी वो अलग सुनाई गई थी। तो मेमोरी नजर के मुताबिक बहुत कम चांसेस है। हाँ, दूसरा जो इशू है जो नैब का अपना जो दूसरा रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, उसमें फ्लैगशिप रेफरेंस जी फ्लैगशिप के रेफरेंस में, जो कि वजह ये नैब स्पेशल लॉ है, इसके लिए कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होने होते। ओनर्स होता है, शिफ्ट करना है, और इन केसेस में ओनर्स शिफ्ट किया था। तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपील बाकायदा एडमिट होके, अब सवाल यह है कि एडमिट होके नोटिस करके और वो मामले में दोनों को इकट्ठा सुनती है या अलग सुनती है, उसमें अगर एडमिट लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, अभी तक जो फ्लैगशिप रेफरेंस वाला मामला है जिसमें नैब ने बरीयत के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, वो तो अभी तक उसके लिए समाअत मुकर्रर नहीं हुई है। तो क्या क्लब किया जा सकता है इनको फिर या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो डेट ही फिक्स नहीं? देखिए, वो जैसे नवाज शरीफ के ये वाले केसेस की समाअत के हवाले से उन्होंने दरखास्त दायर की, उसमें नैब दरखास्त अगर दायर करती है तो अदालत दोनों मामलों को इकट्ठा ले सकती है, अदालत अलहदा भी सुन सकती है। उसमें अभी क्योंकि अल अजीजिया में अपील एडमिशन इज अ मैटर ऑफ राइट है, इस पे नोटिस अभी नैब को होंगे, यानी ये नहीं है कि 21 को फैसला हो जाएगा। अदालत 21 तारीख को इब्तदाई समाअत के बाद वो नोटिस जारी करती है या सिर्फ और सिर्फ वो ये फैसला करती है कि उन्होंने सस्पेंशन वाले मामले को या जमानत वाले मामले को देखना है, उस दिन ये अदालत फैसला करेगी। और नोटिस के ये कोई 21 को नहीं हो जाना, हो सकता है 10-15 दिन या 12 दिन, या अमूमन एक रूटीन की बात मैं बता रहा हूँ, महीना 1.5 महीने की कोई एक डेट मुकर्रर की जाएगी, उस डेट पे वो बाकायदा अपील सुनी जाएगी। अगर वो कहें जमानत की बात तक, तो जमानत पे नोटिस होके उन रिटों के ऊपर वो अदालत तो यानी अजहर सिद्दीक साहब, ये 10-15 दिनों के अंदर जब 21 जनवरी के बाद ये दिन लगेंगे तो उसमें ये फैसला हो सकता है कि साबिक वजीर आजम साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जेल में रहेंगे तब तक, और उसके बाद उन्हें वहां से रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? देखिए, मैं एक अर्ज कर दूं, अभी तक जो कि नैब के लॉ में आए, मैं तो ये देख पाया हूँ कि कम से कम मुलजिम को 1/3 सजा जेल में भुगतना पड़ती है। अब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है कि साबका वजीर आजम है, आइन में कहीं नहीं लिखा कि इसको खास को प्रिविलेज देनी है। ये जो प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट है ये खत्म किया 3 दफा वजीर आजम, किसी ने कहा था कि तुम बैठ के ये करप्शन करो,
भाई वजीर आजम को तो ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए और ऐसे आदमी को तो ज्यादा सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। यहाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, हमने एवन फील्ड में देखा कि वहाँ 10 साल कैद की सजा हुई और वहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। यहाँ पर 7 साल कैद की सजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रुजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ वहां से मिला था। मैं एक बात अर्ज कर दूं, सुप्रीम कोर्ट जो कि जिन पॉइंट्स के ऊपर पहले अदालत ने सस्पेंड की थी उस पर रिलीफ दे चुकी है, वो उन पॉइंट्स के ऊपर इस केस के अंदर अब रिलीफ हो चुके। वो एरोनियस डिसीजन था, उस डिसीजन के अंदर ये पुरानी प्रेसिडेंट देखे नहीं गए कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल लगे नहीं। व्हाइट कॉलर क्राइम का प्रिंसिपल और है, उस पर जमानत देने का तरीकाकार और है। तो यहाँ भी अभी तक मैंने कोई ऐसा केस अभी तक देखा नहीं है कि एक तिहाई, अमूमन एक तिहाई आप जमानत होता ही है, एक तिहाई आप जेल में वक्त गुजार लेते हैं, अदालत अपील को सुनती है। अगर वो अदालत अपील पूरी की पूरी अपडेट कर दे नए सिरे से, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अदालत पूरी की पूरी अपील सेट करके डिनोवो ट्रायल के लिए भी यकीनी तौर पर हतमी फैसला अदालत ने करना है। अब 21 जनवरी से जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई अपील। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने हमें कानूनी राय से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने मुलाकात की और मुलाकात में मोहम्मद डैम समेत मुल्क भर में पानी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे टिक्का खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खानसानी, बताइएगा, मोहम्मद डैम के हवाले से पानी का मसला है जो कि सामने दरपेश है, क्या मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान से वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा की मुलाकात हुई है। इसमें मोहम्मद डैम के हवाले से जो संग बुनियाद की तकरीब का ऐलान करना है उस हवाले से मुशावरत की गई, चूँकि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था और बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि संग बुनियाद की तकरीब में आपने मुशावरत के बगैर रखी गई और जो भी कार्रवाई हुई अदालत में उसमें वजीर आजम से फौरी तौर पर राब्ता करके वजीर आजम ने हिदायत की थी फैसल वाडा को कि वो सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को आमादा करें, राजी करें, उसके बाद उनके साथ राजी करने के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाए और संग बुनियादी की तकरीब में उनको मदऊ करने के हवाले से भी फैसला हुआ था। आज फैसल वाडा ने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अब समाअत के दौरान ये कहा था कि वो उस तकरीब में नहीं आना चाहते। इस हवाले से भी बातचीत की गई और चूंकि उसी वक्त वजीर आजम ने हिदायत की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाकायदा एतमाद मिले, उनको राजी करने के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाए। मोहम्मद डैम के हवाले से जो कि वजीर आजम ने कहा, खानसानी आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, पब्लिक न्यूज रूम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और अब यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अहम पैगाम भेजा गया है और जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद की पेशकश की है, जबकि जेल में मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि नून लीग के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। ये पैगाम भिजवाया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया तो आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली में मफाहमत का जादू चलाएंगे। आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि वो बीएनपी और एमक्यूएम को कायल कर सकते हैं और उनका यह ख्याल है कि गुजरात के चौधरी आज भी उनकी बात सुनेंगे। साबिक गवर्नर और रहनुमा पीपी मखदूम अहमद महमूद ने सराइकी सूबे के बारे में भी पैगाम नवाज शरीफ साहब को दिया है। तो मखदूम साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। तीनों हाउस से सेनेट से लेजिस्लेशन भी हो चुकी है। इनका वादा था सूबे का, इलेक्शन से पहले इन्होंने इलेक्शन सूबे के नाम पे लड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना वादा निभाए। तो मखदूम अहमद साहब कह रहे थे, साबिक गवर्नर और रहनुमा पीपीपी, उनका कहना था कि सराइकी सूबे के बारे में भी पैगाम नवाज शरीफ साहब को दिया है और आसिफ अली जरदारी के मुताबिक सराइकी सूबे का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलना चाहिए। सूबे के क़याम में पहल करनी चाहिए और अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो खबरें क्या सामने आ रही हैं, फ़ारूक नवाज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक नवाज भट्टी, मुलाकात का अहवाल बताइएगा कि क्या पैगाम पहुँचाया गया आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब को आज की मुलाकात में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि जो अहम पैगाम पहुंचाया गया है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार किया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का। इसके अलावा जो है वो बढ़ता हुआ जो दबाव है खास तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर, इसमें खुसूसी तौर पर जो उनको मुबैना तौर पर जैली अकाउंट्स के हवाले से सामना
पीसीएफ में डाला गया। इन तमाम मामलों को देखते हुए आसिफ अली जरदारी ने पेशकश की है कि कौमी असम्बली और सेनेट में मिलकर चला जाए, और अगर मुस्लिम लीग नून साथ दे तो वो बीएनपी से भी बात कर सकते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि गुजरात के चौधरी जो है उनके साथ भी बात की जा सकती है। वफाकी हुकूमत के हवाले से और वजीर आजम के हवाले से अदम एतमाद लाने के बारे में उन्होंने पैगाम भिजवाया है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को, और सराइकी सूबे पर भी उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ दे, तो दोनों बड़ी जमातें जो है मुझे मिलकर ये क्रेडिट भी जो है वो ले सकती हैं। ये अहम पैगाम लेकर जो है वो मखदूम अहमद महमूद जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो गए हैं, जबकि उन्होंने बुनियादी तौर पर बात तो सिर्फ सराइकी सूबे की है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो खुसूसी पैगाम है जिसमें उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला जो है वो ज्यादा बेहतर। फरूख नवाज भट्टी, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से तो ये पैगाम दिया गया है मुलाकात में, नवाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन था, वहां से किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आया? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सामना है ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख नवाज भट्टी, हमें अपडेट कर रहे थे सारे मामले पर। बैरिस्टर आमिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक इस पर उनसे बात कर लेते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या कहेंगे जो खबरें अब सामने आ रही हैं कि एक बार फिर मुशावरत की बात हो रही है, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से पैगाम पहुंचवाया गया नवाज शरीफ साहब को, क्या बताएंगे आप हमें इस बारे में कि क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं मजीद? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है पार्लियामेंट के अंदर, और आपने ये पिछले चंद माह के अंदर देखा भी है कि अपोजिशन की पार्टीज PMLN और पीपल्स पार्टी और MMA भी इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अब क्योंकि हमारा पहले भी राब्ता रहा है और हमारे कुछ इख्तलाफात रहे हैं जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी और हमें कुछ उनके तर्ज हुकूमत पे एतराज रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने सिस्टम को डिस्टेबलाइज कभी नहीं किया पीपल्स पार्टी में। और क्योंकि हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत आमरीत की और खसूसन जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात की कंटिन्यूटी है, तो हम समझते हैं कि उसी अपोजिशन को दोबारा से मुत्तहिद होना है जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुत्तहिद रही, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। और उसी के सिलसिले में पहले पार्लियामेंट के अंदर हमारा एक जबरदस्त आपस में कोऑपरेशन रहा है, और अब ये कोशिश है कि लीडर्स की सतह के ऊपर भी जो है उनमें भी बातचीत हो, और ये बातचीत हम किसी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए नहीं, जमहूरी निज़ाम के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो आजकल जमहूरियत को मलाइन करने के लिए वो फोर्सेस जो पाकिस्तान के अंदर से नहीं तो बैरिस्टर आमिर साहब, ये जो बातें की जा रही हैं कि हुकूमत गिराने का पैगाम भेजा है, मुलाकातें होंगी और जो दीगर जमातें हैं उनको कन्वेंस किया जाएगा, तो वो किस सिलसिले में आप लोग कन्वेंस करेंगे? BNP को, MQM को, मजीद जो चौधरी बरादरान है उनसे भी मुशावरत होगी? देखिए, हुकूमत तो वो गिराई जाती है जो बनी हुई, और ये हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हैं, और जो उनका जितनी ये मजबूत है सबको पता है। इसके तो इत्तेहादी खुद आके मिल रहे हैं हमारे साथ, और अब आपको किसका नाम ले, तो मेरे ख्याल में हुकूमत कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है, वो जिधर से कोई आशीर्वाद थी वो चल रहा है काम, और अगर अपोजिशन जमातें चाहें तो ये हुकूमत बिल्कुल ना चल पाए। और आपको याद होगा अगर पीपल्स पार्टी ने कदम ना उठाया होता तो ना ये पार्लियामेंट आगे बढ़ती और ना ये हुकूमत बनती, क्योंकि उस वक्त PMLN और MMA अपोजिशन पार्टियों का ये फैसला था। तो ये राब्ते हो रहे हैं, एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि जो तमाम अपोजिशन है वो मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देगी। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ पाकिस्तानी हुकाम के नज़रसानी मुज़ाकरात 3 रोज तक सिडनी में जारी रहे। FATF हुकाम ने पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है उसके इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक FATF सरबराही इजलास में फैसला किया जाएगा। तो इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। राजा उस्मान ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि FATF हुकाम ने जो पाकिस्तानी वफ्द से मुज़ाकरात के लिए गया था सिडनी में,
ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात थे, इसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दियों के खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो इक़दाम उठाए गए हैं इसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया है। और अब ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को क्लियर इससे निकाला जाता है या नहीं, और इस हवाले से ये भी फैसला होना है। बहुत शुक्रिया। राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, दीगर इशूज़ के साथ। हमारे साथ रहिए।